हेलो फ्रेंड्स, चलिए अगले लेक्चर पे चलते हैं। और पिछले लेक्चर में हमने ऑफर के बारे में बात की थी। टुडे विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज एक्सेप्टेंस। देखिएगा आपके मॉड्यूल में टॉपिक नंबर 1.5 है। लेट अस टॉक अबाउट एक्सेप्टेंस। आप देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने इसे डिफाइन किया है कि एक्सेप्टेंस क्या है। सेक्शन 2B ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। What is acceptance? When the person to whom proposal is made, जिस बंदे को, जिस पर्सन को आपने ऑफर दिया है, signifies his assent thereto, वो उस पर अपनी कंसेंट दे दे। एसेंट मतलब कंसेंट, एसेंट मतलब टू एग्री। तो एज सच में एक्सेप्टेंस का सिंपल मतलब बोल सकता हूं दोस्तों, टू एग्री, है ना। जो ऑफर मैंने आपको दिया है, जो प्रपोजल मैंने आपको दिया है, अगर आप उस पर एग्री हो जाए तो उसे ही एक्सेप्टेंस कहते हैं। ठीक है, टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन बी, व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड। याद रखिएगा, एक एक वर्ड हमारे लिए कीमती होता है। व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, जिस व्यक्ति को ऑफर किया गया है, सिग्निफाइज हिज एसेंट देयरटू, वो उस पर अपनी कंसेंट, अपनी सहमति दे दे, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, तो प्रपोजल को एक्सेप्टेड मान लिया जाता है। और दूसरी बात लिखी है, द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, जब प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, इट बिकम्स प्रॉमिस, तो वो प्रॉमिस बन जाता है। तो कुछ छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। नंबर 1, द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड। आगे जाके हम पढ़ेंगे दोस्तों, इसका मतलब एक्सेप्ट वही कर सकता है जिस पर्सन को ऑफर किया गया हो। इसीलिए लिखा है द पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड। जिस व्यक्ति को ऑफर किया गया है वो क्या करे? सिग्निफाइज हिज एसेंट, अपनी सहमति दे दे, अपनी कंसेंट दे दे, तो उस प्रपोजल को एक्सेप्टेड मान लिया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। और फिर लिखा है द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। मैंने आपको समझाया भी था, मैंने आपको किसी चीज के लिए ऑफर किया, सिर्फ ऑफर किया है, जब तक आप हां नहीं कहते, देयर इज नो बाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड मी। हमारे बीच में कोई बाइंडिंग रिलेशनशिप नहीं है। बट एज सून एज यू से यस, जैसे ही आप यस कहते हैं, अभी हम दोनों एक दूसरे के प्रॉमिस में बंध गए हैं। मैंने कहा था म्यूचुअल प्रॉमिस, मैं आपको अपना मोबाइल दूंगा, आप मुझे 10,000 रुपए देंगे। इसीलिए लिखा है द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। और इसीलिए अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि एक्सेप्टेंस से पहले जिस पार्टी को हम ऑफरर कहते हैं, एक्सेप्टेंस के बाद हम उसे प्रॉमिसर कहते हैं। और एक्सेप्टेंस से पहले जिस पार्टी को हम ऑफरी कहते हैं, एक्सेप्टेंस हो जाने के बाद हम उसे प्रोमिजी कहते हैं। द ऑफरर बिकम्स प्रोमिसर एंड द ऑफरी बिकम्स प्रोमिजी आफ्टर एक्सेप्टेंस। तो बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है एक्सेप्टेंस भी, क्योंकि जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगा हमारे बीच में कोई बाइंडिंग रिलेशनशिप अराइज नहीं होगा। अभी हम पढ़ेंगे मॉड्यूल में, एक ऑथर ने कहा है कि एक्सेप्टेंस क्या है। मैं ऐसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको ड्रॉ करके बता रहा हूं आपको। हालांकि हम वर्बली भी इसे डिस्कस कर सकते हैं। देखिएगा, गन पाउडर इज ऑफर and matchstick is acceptance। तो ऑथर ने ऐसा कहा है कि ऑफर इज ए काइंड ऑफ गन पाउडर एंड एक्सेप्टेंस इज ए काइंड ऑफ मैचस्टिक। इस गन पाउडर में तब तक आग नहीं लग सकती, ये तब तक ब्लास्ट नहीं हो सकता, ये तब तक बर्न नहीं हो सकता, जब तक कि इसको एक्सेप्टेंस की मैचस्टिक ना मिले। तो उनका कहना है कि एक्सेप्टेंस वो मैचस्टिक है जो गन पावर से मिलने के बाद फायर प्रोड्यूस करती है, जिससे ब्लास्ट होता है। तो कहने का मतलब वही मैं आपको समझा रहा था कि मैचस्टिक के बिना गन पाउडर का कोई रोल नहीं है, एक्सेप्टेंस के बिना ऑफर की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे ही आप मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे, फिर वो ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट होगा मतलब हमारे बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और हम दोनों एक दूसरे के प्रॉमिस में बंध जाएंगे।
ठीक है ना। तो ये एक इंट्रोडक्शन है कि एक्सेप्टेंस क्या है। चलिए आपके नोटबुक में से इसको पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस क्लियर है, अब हम रीडिंग करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 2B ऑफ द एक्ट, एक्सेप्टेंस क्या है बच्चों? व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयरटू, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड एंड द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, एग्री। इस डेफिनेशन का एनालिसिस दिया है, कुछ बहुत सिंपल बातें हैं। व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, फॉर एग्जांपल A ऑफर्स टू सेल हिज कार टू B फॉर ₹2 lakh, यहां पर क्या हुआ? अ प्रपोजल इज मेड टू B। मैंने आपको ऑफर किया है कि भाई क्या आप मेरी कार 2 लाख रुपए में खरीदेंगे? द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड मिस्टर B, मैंने मिस्टर B को यहां पर दिया है एंड ही सिग्निफाइज हिज एसेंट ऑन द प्रपोजल, यानी वो कह दे कि यस आई एग्री टू परचेज योर कार फॉर ₹2 lakh, तो आपने एग्री कर लिया। When B has signified his consent of the proposal, we can say that proposal has been accepted। बड़ी सीधी सी बात है। An accepted proposal becomes a promise। चलिए ये तो अपन ने डिस्कस कर ही लिया था। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। रिलेशनशिप बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस अकॉर्डिंग टू सर विलियम एंसन, एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू ट्रेन ऑफ गन पाउडर। समझ गया? तो ये पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको समझा दिया। जस्ट एक एग्जांपल है ये बताने के लिए कि बाइंडिंग रिलेशन तभी होता है जब एक्सेप्टेंस अराइज हो जाए। क्लियर है बच्चों? या चलिए मैं पढ़ देता हूं फटाफट से आपको। द इफेक्ट ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज दैट व्हाट एक्सेप्टेंस ट्रिगर्स कैनॉट बी रिकॉल्ड और अनडन। समझे आप? यानी एक बार अगर ये मैच स्टिक गन पाउडर को लग गई, अब आप इसे वापस नहीं ले सकते हैं। अब तो ब्लास्ट होना ही होना है, अब तो जो होना है वो होगा ही सही। इससे पहले आप गन पाउडर को हटा सकते हैं तो ब्लास्ट नहीं होगा। तो उसका कहना है कि एक्सेप्टेंस जो है वो ट्रिगर होने के बाद उसे रिकॉल नहीं किया जा सकता, अंडन नहीं किया जा सकता। बट देयर इज अ चॉइस टू द पर्सन हु हैड द ट्रेन टू रिमूव इट बिफोर द मैच इज अप्लाइड। लेकिन मैच स्टिक को अप्लाई होने से पहले आप उसे रिमूव कर सकते हैं, यानी एक्सेप्ट होने से पहले ऑफर को रिवोक किया जा सकता है। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। It in effect means that the offer can be withdrawn just before it is accepted. Acceptance convert the offer into a promise and then it is too late to revoke it. तो एक और बात आपके सामने आ गई, एक्सेप्ट होने के बाद फिर ऑफर को रिवोक नहीं किया जा सकता, अब तो एग्जीक्यूट ही होगा या ब्रीच होगा। This means as soon as the train of gunpowder is lighted, it would explode. The train of gunpowder यानी ऑफर in itself is inert. Inert मतलब inactive, निष्क्रिय, ये कुछ नहीं है, ये जस्ट एक पाउडर है, लेकिन मैच स्टिक लगेगी तभी ब्लास्ट होगा। In its but it is the lighted match stick यानी acceptance which causes the gunpowder to explode। समझ गए ना? चलिए आगे चलते हैं। Now let us talk about legal rules regarding valid acceptance। तो ये तो हमने एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन और उसका सिग्निफिकेंस पढ़ा कि भाई एक्सेप्टेंस क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट लीगल रूल्स। लीगल रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस। चलिए दोस्तों, कुछ आसान है, कुछ वर्बली ही बातें करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो कुछ लिखेंगे। नंबर 1, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। चलिए लिख लेते हैं, बाय द पर्सन टू हुम, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं ना, हमें सिर्फ बात समझनी है। पहला रूल, एक्सेप्टेंस किसके द्वारा दी जा सकती है? तो बच्चों बात बड़ी साफ है, अभी हम डेफिनेशन भी पढ़ रहे थे। एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन बाय द पर्सन टू हुम ऑफर हैज बीन मेड। जिसे ऑफर किया गया है वही एक्सेप्ट करेगा। पढ़ने से पहले मैं आपको समझा दूं, फिर से बता दूं, एक्सेप्टेंस वही बंदा दे सकता है जिसे ऑफर किया गया है, ठीक है ना। अब ऑफर दो तरह का होता है, जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर। यू नो, स्पेसिफिक ऑफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन और सेक्शन और कम्युनिटी ऑफ पर्सन। तो जब ये ऑफर किसी पर्टिकुलर पर्सन को दिया गया है तो द ओनली पर्सन कैन एक्सेप्ट दैट ऑफर। और अगर ऑफर जनरल ऑफर है बच्चों, तो फिर वो तो क्योंकि पब्लिक एट लार्ज को दिया गया है, इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन हु हैज द नॉलेज ऑफ ऑफर।
क्लियर है ना? तो स्पेसिफिक ऑफर वही बंदा एक्सेप्ट कर सकता है जिसे दिया गया है, लेकिन जनरल ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। पढ़ दूं क्या आपके लिए? फाइन। एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड। तो इन्होंने यहां केस दिया है, इन केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफर इट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू whom इट इज मेड। बोल्टन वर्सेस जॉन्स। और ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि किस तरह से इसमें एक ऑर्डर दिया गया था, वो ब्रोकलहर्स्ट को दिया गया था, लेकिन ब्रोकलहर्स्ट ने अपना बिजनेस जो है वो बोल्टन को सेल कर दिया था। वो इस तरह से है, मैं बात कर चुका हूं दोस्तों इसके बारे में। और अगर मैं जनरल ऑफर की बात करूं तो कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, तो हमने वहां पे पढ़ा था कि जनरल ऑफर को कोई भी बंदा एक्सेप्ट कर सकता है जिसे उसकी नॉलेज हो। तो फिर एक बार बोल दूं, याद रखिएगा, स्पेसिफिक ऑफर केस ऑफ बोल्टन वर्सेस जोन्स, जनरल ऑफर केस ऑफ कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। स्पेसिफिक ऑफर को सिर्फ वही बंदा एक्सेप्ट करेगा, जनरल ऑफर को कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है जिसे उसकी नॉलेज हो। इजी। सेकंड, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। मतलब दो बातें यहां पे लिखी है, एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। बच्चों, अनक्वालिफाइड मतलब एक्सेप्ट अनकंडीशनल। यहां दो वर्ड लिखे हैं, एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड। मैं पहले सिंपल में आपको समझा दूं। एब्सोल्यूट का मतलब है इन इट्स एंटायरिटी। मैंने आपको जो ऑफर किया है, मैंने आपको जैसा ऑफर किया है, आप उसे वैसा का वैसा पूरा का पूरा एक्सेप्ट करेंगे। यू कैन नॉट एक्सेप्ट दैट ऑफर इन पार्ट। मैं बोल रहा हूं कि भाई आप मेरी घड़ी और मेरा मोबाइल 40,000 रुपए में खरीद लीजिए। विल यू परचेज माई रिस्ट वॉच एंड माई मोबाइल फॉर ₹40,000? आपने कहा सर मोबाइल तो नहीं, हम घड़ी आपकी 20,000 रुपए में खरीद लेंगे। यू डिड नॉट एक्सेप्ट माई ऑफर इन इट्स एंटायरिटी, नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। इसलिए उसको कहा गया है कि एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए बच्चों? एब्सोल्यूट होनी चाहिए। आप उसे पूरा का पूरा एक्सेप्ट करेंगे। पार्शियल एक्सेप्टेंस इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। पार्शियल एक्सेप्टेंस इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। और दूसरी बात, मैंने कहा अनक्वालिफाइड मतलब अनकंडीशनल। एक्सेप्टेंस शुड बी अनकंडीशनल। ऑफरर कंडीशन डाल सकता है, बट यू कैन नॉट पुट कंडीशन इनटू योर एक्सेप्टेंस। आपको यह भी पता है, यदि किसी कंडीशन के साथ एक्सेप्टेंस दी जाए तो वो तो बच्चों काउंटर ऑफर बन जाती है। मैंने कहा विल यू परचेज माई मोबाइल फॉर ₹10,000? आपने कहा यस सर, वी विल परचेज योर मोबाइल फॉर ₹10,000, बट पेमेंट विल बी मेड आफ्टर लॉकडाउन ओपन्स, और विल मेक पेमेंट इन 4 इंस्टॉलमेंट। नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस में किसी तरह का मॉडिफिकेशन, किसी तरह की कंडीशन नहीं हो सकती है। गॉट द पॉइंट? पढ़ लेते हैं। As per section 7 of the Act, acceptance is valid only when it is absolute and unconditional, and is also expressed in some usual and reasonable manner, unless the proposal prescribes the manner in which it must be accepted. If the proposal prescribes the manner in which it must be accepted, then it must be accepted accordingly. यहां मिक्स कर दिया है मॉड्यूल ने पॉइंट, दो चीजें मिक्स हो गई है। मैं इसको अलग से लिख देता हूं, थोड़ा ध्यान देना। इसको एक अलग ही पॉइंट बना लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए। चलो इसको ऐसे लिखता हूं, इन मैनर प्रिस्क्राइब और यूजुअल। ध्यान देना, समझाता हूं, उसके बाद फिर से पढ़ेंगे इसको। मैंने का मतलब तरीका। मैंने आपको ऑफर किया, आप उस ऑफर को एक्सेप्ट कैसे करेंगे, उसका तरीका क्या होगा? तो देखिए मैंने दो बातें लिखी है। इफ द ऑफरर हैज प्रेस्क्राइब्ड द मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस, यदि ऑफरर ने एक्सेप्टेंस का मैनर प्रेस्क्राइब कर दिया है तो यह जरूरी है कि वो एक्सेप्टेंस उसी मैनर में हो। एंड इफ नो मैनर हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड बाय द ऑफरर, देन एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन इन एनी
यूजुअल मैनर, कोई भी सामान्य तरीके से आप दे सकते हैं। लाइक मैंने अगर आपके लिए कोई मोड प्रेस्क्राइब नहीं किया है, मैंने कोई तरीका प्रेस्क्राइब नहीं किया है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं, लेटर दे सकते हैं, टेलीफोन कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, कोई भी यूजुअल मैनर आप एक्सेप्टेंस का दे सकते हैं। लेकिन बच्चों अब एक सिचुएशन चलो, मैंने आपसे कहा विल यू परचेज माय मोबाइल फॉर ₹10,000, प्लीज आंसर मी वाया ईमेल, आप मुझे ईमेल से आंसर करें। तो मैंने प्रिस्क्राइब कर दिया है, अब आपके लिए जरूरी है कि आप मुझे ईमेल से आंसर करें। अगर आपने मुझे बाय लेटर अपनी एक्सेप्टेंस दी है तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा ट्विस्ट समझना, अगर मैंने आपसे कहा आप मुझे ईमेल करें, आपने मुझे लेटर भेज दिया, तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। लेकिन इसमें होता क्या है कि मुझे उस एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट करना पड़ेगा, मुझे उस एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट करना पड़ेगा, मुझे आपको बोलना पड़ेगा कि भाई नहीं, योर एक्सेप्टेंस इज नॉट इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर, सो यू प्लीज ईमेल मी। और अगर मैं उसको रिजेक्ट नहीं करता हूं तो फिर ये मान लिया जाएगा कि मैंने उसी मैनर को एक्सेप्ट कर लिया। चलिए इसको पढ़ लेते हैं, फिर और बात करते हैं। पैराग्राफ तो अपन ने पढ़ लिया, तो हमने बोल दिया कि भाई एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, सम यूजुअल और रीजनेबल मैनर होनी चाहिए, जब तक कि वो मैनर प्रेस्क्राइब नहीं किया गया हो। ठीक है। ए रिक्वायर्स फ्रॉम बी, विल यू परचेज माई कार फॉर ₹2 lakhs? If B replies, I shall purchase your car for ₹2 lakh if you buy my motorcycle for ₹50,000. तो बच्चों ये तो काउंटर ऑफर हो गया ना, आपकी एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल नहीं है। Here B cannot be considered to have accepted the proposal. If on the other hand B agrees to purchase the car from A as per his proposal, subject to availability of valid registration certificate for the car, then acceptance is in place, though the offer contained no mention of RC book. This is because expecting a valid title for the car is not a condition, therefore the acceptance in this case is unconditional. आगे भी ये टॉपिक आएगा, अभी हम पढ़ेंगे। वो क्या कहना चाह रहे हैं देखिए, मैंने आपको ऑफर किया, आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे, आप अपनी तरफ से उसमें कोई कंडीशन नहीं डाल सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होती है ये हमें देखना पड़ेगा। You cannot put some extra condition over and above the offer in acceptance, but there are some things, कुछ चीजें ऐसी होती है जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इम्प्लाइड होती है, उसका इनहेरेंट पार्ट होता है, उन्हें सेपरेट कंडीशन नहीं माना जाता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कि क्या आप मेरा मकान 1 करोड़ रुपए में खरीदेंगे? आपने कहा यस सर, हम आपका मकान 1 करोड़ रुपए में खरीदेंगे, बशर्ते प्रोवाइडेड दैट यू हैव ए लीगल ओनरशिप और क्लियर टाइटल ओवर दैट हाउस, बशर्ते कि आपका उस मकान पे लीगल ओनरशिप हो, क्लियर टाइटल हो। तो बच्चों ये कंडीशन तो है, लेकिन ये कोई एडिशनल कंडीशन नहीं है, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर उसे कंडीशन नहीं माना जाता। आज आप मेरी कार अगर खरीदना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से वो तभी खरीदेंगे जब मेरे पास उसकी आरसी हो, उसका वैलिड इंश्योरेंस हो रखा हो। ये सब चीजें इंप्लाइड कंडीशंस होती हैं, इन्हें एक्स्ट्रा कंडीशंस नहीं माना जाता। गॉट द पॉइंट? ठीक है, आगे चलते हैं। ये पॉइंट अभी बाकी है, आएगा फिर अपन और बात करेंगे। द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। The acceptance must be communicated. बच्चों ये तो आसान है, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। विदाउट कम्युनिकेशन थिंग्स डू नॉट कम इन देयर इफेक्ट। वो तब तक प्रभावी नहीं होती जब तक कि उनका कम्युनिकेशन, जैसे ऑफर का कम्युनिकेशन जरूरी है वैसे एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन भी जरूरी है। चलिए पढ़ते हैं। टू कंक्लूड अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन सम परसेप्टेबल फॉर्म। परसेप्टेबल मतलब क्लियर कट, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से क्लियर कट मैनर में उसका कम्युनिकेशन होना जरूरी है। एनी कंडीशनल एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस विद वेरिंग और टू डेविएंट कंडीशन इज नो एक्सेप्टेंस। ये भी अपन बात कर चुके हैं। अगर आपने उसमें कोई वेरिएशन दिया, उसमें कोई कंडीशन डाल दी, तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। इनफैक्ट सच कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज अ काउंटर प्रपोजल एंड हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय द प्रपोजर।
यानी मैंने आपसे कहा कि क्या आप मेरा मोबाइल 10,000 में खरीदेंगे, आपने कहा यस सर हम 8,000 में खरीदेंगे, तो बॉस ये एक्सेप्टेंस नहीं है, ये तो काउंटर ऑफर है। आपने मुझे काउंटर ऑफर मार दिया है। अब अगर मैं आपको अपना मोबाइल बेचना चाहता हूं तो मुझे आपके काउंटर ऑफर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मुझे आपके काउंटर ऑफर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब कहीं जाके मैं आपके मोबाइल को बेच पाऊंगा। यही लिखा है। सो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट काउंटर प्रपोजल नाउ, यदि आप उस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को मटेरियलाइज करना चाहते हैं। फर्दर व्हेन अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड द ऑफरिंग मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ ऑफर, ये भी आपको पता है। द ऑफरिंग मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द ऑफर मेड टू हिम। याद है आपको लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीधर, विदाउट द नॉलेज ऑफ ऑफर यू कैनॉट एक्सेप्ट दैट। ठीक है, फाइन। If he does not have the knowledge, there can be no acceptance. ठीक है, the acceptance must relate specifically to the offer, then only it can materialize into a contract. अब इन्होंने कुछ कोर्ट केसेस दिए हैं, चलिए अपन बात कर लेते हैं, आसान से हैं। पहला है ब्रॉकटन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। ब्रॉकटन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी, बड़ा आसान है ये, मैं आपको ऐसे फैक्ट्स बताता हूं फिर आप पढ़ लेना। चलो देखते हैं इसमें। B, a supplier sent a draft agreement relating to the supply of coal to the manager of railway company. B ने एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट उसको ऑफर मान लीजिए मैनेजर ऑफ रेलवे कंपनी को दिया, एक्सेप्टेंस के लिए दिया। उस मैनेजर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उस एग्रीमेंट पे लिख दिया अप्रूव, उस पर अपने साइन कर दिए और उस एग्रीमेंट को अपनी टेबल की ड्रॉअर में रख दिया। फ्रेंड्स देखिए, आपने एक्सेप्टेंस दे दी है, अप्रूव लिख के साइन कर दिया है, लेकिन बॉस वो तो अभी आपकी टेबल की ड्रॉअर में है। क्या उसे आपने ऑफरर तक यानी अपोजिट पार्टी तक पहुंचाया? और अभी अभी हमने पढ़ा था कि कम्युनिकेशन का, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन जरूरी है इन अ क्लियर वे, तो वही आगे लिखा है, लेकिन वो अपने ड्रॉअर में उसको भूल गया। बाय एन ओवरसाइट द ड्राफ्ट एग्रीमेंट रिमेन्ड इन ड्रॉअर, held that there was no contract as the manager had not communicated his acceptance to supplier B. Clear सी बात है, फाइन। दूसरा, M offered to sell his land to N for £280. N replied purporting to accept the offer but enclosed a check of £80 only. तो आपने जवाब दिया, ऑफर को आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लेकिन साथ में चेक आपने सिर्फ £80 का ही भेजा है। And he promised to pay the balance of £200 by monthly installment of 50 each. और बाकी पैसा आप इंस्टॉलमेंट में देने वाले हैं। आप समझ गए बच्चों, पॉसिबल ही नहीं है। एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड अनकंडीशनल होनी चाहिए, ये तो काउंटर ऑफर है। तो आगे लिखा है, इट वॉज हेल्ड दैट N could not enforce his acceptance because it was not an unqualified acceptance. क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, A offers to sell his house to B for ₹1 lakh. B replied that I can pay 80,000 for it. तो मैंने आपको बोला 1 लाख में मेरा मकान खरीदोगे, आपने कहा 80,000 में खरीदेंगे सर। ठीक है बच्चों, मैंने ऑफर मारा, आपने एक्सेप्टेंस नहीं दी, वो तो काउंटर ऑफर कहलाएगा। द ऑफर ऑफ A इज रिजेक्टेड बाय B, क्योंकि जैसे ही आपने काउंटर ऑफर मारा, इसका मतलब आपने मेरे 1 लाख रुपए वाले ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है, एज द एक्सेप्टेंस इज नॉट अनक्वालिफाइड। ठीक है ना, आप समझना बॉस, ये हो गया, काम हो गया। अब काम हो गया मतलब क्या? मैंने आपसे कहा था कि मैंने इधर से तीर चलाया कि आप 1 लाख रुपए में मेरा मकान खरीदेंगे, आपने उधर से तीर चलाया कि सर हम तो 80,000 रुपए में खरीदेंगे। तो बॉस ये क्या हुआ, दोनों तीर टकराए और वो बर्स्ट हो गए। हमारे बीच में अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, इनफैक्ट वो ऑफर रिजेक्ट हो गया। अब क्या होता है, थोड़े दिन बाद आपका माइंड चेंज होता है और आप कहते हैं, देखो इसमें लिखा है, B however changes his mind and is prepared to pay ₹1 lakh. फिर B ने कहा अच्छा सर हम 1 लाख में खरीद लेंगे, लेकिन बॉस नाउ इट इज अ फ्रेश प्रपोजल। अब तो ये फ्रेश प्रपोजल है क्योंकि पुराने 3 तो नष्ट हो गए। अब तो अगर मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा तो ही हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। आप मुझे अब 1 लाख रुपए में मकान बेचने के लिए बाइंड नहीं कर सकते हैं। तो मेरा तीर, आपका तीर, दोनों कैंसिल हो गए। अब आप अगर अगला तीर छोड़ रहे हैं 1 लाख रुपए का, तो वो एक फ्रेश प्रपोजल है। मेरी इच्छा मैं उसको एक्सेप्ट करूं या ना करूं। इसमें क्या लिखा है? तो आपने कहा कि ठीक है 1 लाख रुपए दे देंगे। दिस इज ऑल्सो ट्रीटेड एज ए काउंटर ऑफर
एंड इट इज अपॉन ए वेदर टू एक्सेप्ट इट और नॉट। आप मुझे बाइंड नहीं कर सकते हैं। ये 1 लाख रुपए वाली अब आपकी एक्सेप्टेंस मेरे ओरिजिनल ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं है, वो तीर तो पहले ही खत्म हो गए, समझ गए। अब तो आपने मुझे काउंटर ऑफर मारा है, मैं उसे एक्सेप्ट भी कर भी सकता हूं और नहीं भी कर सकता हूं। आई थिंक क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। फाइन, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कुछ गड़बड़ है मॉड्यूल में। ये केस लो जो है इस मैटर से रिलेटेड नहीं है, हम पढ़ते हैं क्या है। वेयर एन ऑफर मेड बाय द इंटेंडेड ऑफरी विदाउट द नॉलेज दैट एन ऑफर हैज बीन मेड टू हिम कैनॉट बी डीम्ड एज एन एक्सेप्टेंस देयरटू। ये केस लो आप छोड़ दीजिए, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लाइन देखिए क्या है, वो यूं कह रहा है कि मैंने आपको कोई ऑफर किया, आपको पता ही नहीं कि सर ने ऑफर किया है, और उसकी नॉलेज के बिना उधर से आपने भी मुझे कोई ऑफर कर दिया, ठीक है। ये क्रॉस ऑफर की तरह है, एक्चुअली क्रॉस ऑफर तो नहीं है पर ये क्रॉस ऑफर की तरह है। ये कह रहा है वेयर एन ऑफर मेड बाय द इंटेंडेड ऑफरी, मैं जिस बंदे को ऑफर देने वाला हूं उससे पहले ही उसने मुझे ऑफर दे दिया, लेकिन उसे मेरे ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं माना जा सकता, समझ गए। वो तो क्रॉस ऑफर हो गया। समझो, इधर से मैंने आपको लेटर लिखा कि क्या आप मेरे मकान को 1 लाख रुपए में खरीदेंगे। 1-2 दिन बाद उधर से आपने भी मुझे लेटर लिख दिया विदाउट नोइंग अबाउट द फैक्ट कि मैंने आपको ऑफर किया हुआ है, आपने भी मुझे लेटर लिख दिया, तो उसे वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि बच्चों, एक्सेप्टेंस तो तभी दी जाएगी जब पहले ऑफर तो हो और उसका इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो हो। ऑफर एक्सेप्टेंस कैनॉट प्रेसीड द ऑफर, पहले ऑफर होगा, ऑफर का कम्युनिकेशन होगा, जब ऑफर आपकी जानकारी में आ जाएगा उसके बाद आप एक्सेप्टेंस देंगे। एक्सेप्टेंस कैनॉट प्रेसीड द ऑफर। मेरे ख्याल से क्लियर है आपको। अगला पॉइंट, ये भी हम कुछ बात कर चुके हैं। अ mere variation in the language not involving any difference in substance would not make the acceptance ineffective। कई बार क्या होता है कि मैंने आपको कोई ऑफर किया, आपने उसे एक्सेप्ट किया, लेकिन उसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज आपने कर दिया। जैसे मैंने कहा कि आप मेरा मकान खरीदेंगे, आपने कहा सर मकान तो खरीदेंगे लेकिन उसका वैलिड टाइटल होना चाहिए, आपके पास लीगल ओनरशिप होनी चाहिए, तब तो हम खरीद लेंगे उसको। कहीं बैंक में आपने उसको गिरवी नहीं रख रखा हो तो हम खरीद। यू चेंज, यू मॉडिफाई द लैंग्वेज ऑफ ऑफर व्हाइल एक्सेप्टिंग इट, डजंट मैटर। देखिए, लैंग्वेज चेंज करने से एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल या खराब नहीं हो जाती है, उसका सब्सटेंस बरकरार रहना चाहिए। सब्सटेंस मतलब जो सब्जेक्ट मैटर है, आप मेरा मकान खरीदना चाहते हैं, मकान के बारे में हम बात कर रहे हैं, कंसिडरेशन भी वही है, पेमेंट भी आप करना चाहते हैं, देन इट्स ओके। तो लैंग्वेज में थोड़ा सा वेरिएशन, जब तक कॉन्ट्रैक्ट के सब्सटेंस को ना बदल दे हम उसे वॉइड नहीं मानते हैं, एंड दैट रिमेन्स अ वैलिड एक्सेप्टेंस। गॉट द पॉइंट? चलिए आप पढ़िएगा, फिर भी दिक्कत आए तो मुझसे पूछिएगा, आगे चलते हैं। अब ये वो पॉइंट है जो मैंने पहले ही आपको लिख दिया है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड इन द प्रेस्क्राइब्ड मोड, मैनर, मोड एक ही बात है, तरीका। अगर तो ऑफरर हैज प्रेस्क्राइब्ड द मोड, then it should be in that prescribed manner only, and if no manner has been prescribed then it should be given in some usual manner। समझाता हूं, पढ़ते हैं इसको। Where the mode of acceptance is prescribed in the proposal, it must be accepted in that manner, but if the proposer does not insist on the proposal being accepted in the manner prescribed after it has been accepted otherwise, that is not in the prescribed manner, the proposer is presumed to have consented to the acceptance। फिर से पढ़ते हैं बच्चों, मैंने आपसे क्या कहा था कि मैंने आपको मोड प्रेस्क्राइब किया, आपने किसी और मोड में जवाब दिया, तो मुझे उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं उस पर ऑब्जेक्शन नहीं करता हूं, मैं उसे रिजेक्ट नहीं करता हूं, तो फिर उसे एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा। पढ़ लेते हैं दोबारा। Where the mode of acceptance is prescribed in the proposal, it must be accepted in that manner. Fine. But if the proposer does not insist on the proposal being accepted in the manner prescribed after it has been accepted otherwise, आपने मुझे किसी और मैनर में भेजा लेकिन मैं उसको रिजेक्ट नहीं करता हूं, उसको प्रोटेस्ट नहीं करता हूं, the proposer is presumed to have consented to the acceptance। फिर ये मान लिया जाएगा कि मैंने उसको एक्सेप्ट कर, यानी इस बार बर्डन मुझ पे है, मुझे उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, वरना उसे एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा। देखिए पढ़ लेते हैं एग्जांपल। इफ द ऑफरर प्रेस्क्राइब्स एक्सेप्टेंस थ्रू मैसेंजर
and offeree sends acceptance by email. There is no acceptance of the offer. ठीक है ना, लेकिन वो कब होगा? If the offerer informs the offeree that the acceptance is not according to the mode prescribed. But if the offerer fails to do so, अगर आप उसे protest नहीं करते हैं, मना नहीं करते हैं, then it will be presumed that he has accepted the acceptance and a valid contract will arise. Got it? Fine. Next point is about time. मैं इसको लिख देता हूं. समझेंगे दोस्तों? टाइम लिमिट. प्रपोजल को एक्सेप्ट करने की टाइम लिमिट क्या होती है? प्रपोजल को एक्सेप्ट करने की टाइम लिमिट क्या होती है? वही बात, इफ द ऑफरर हैज प्रेस्क्राइब्ड द टाइम लिमिट, then it should be accepted in that prescribed time only. And if no time limit has been prescribed, then it can be accepted in reasonable time. Reasonable time क्या होगा? इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट. ये कॉन्ट्रैक्ट की नेचर पे डिपेंड करता है. मैंने एक दिन कहा था, अगर आपको याद हो तो, मान लीजिए मैं आपको दूध बेचने का ऑफर कर रहा हूं, तो इसको एक्सेप्ट करने का रीजनेबल टाइम कुछ ऐसे हो सकता है, क्योंकि पेरिशेबल नेचर का गुड्स. मैं आपको कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स बेचने का ऑफर कर रहा हूं, तो उसके लिए रीजनेबल टाइम कम होगा. मैं आपको मोबाइल या घड़ी बेचना चाहता हूं, रीजनेबल टाइम थोड़ा ज्यादा होगा. मैं आपको कार बेचना चाहता हूं, वो रीजनेबल टाइम थोड़ा ज्यादा होगा. मैं आपको 1 करोड़ का अपना मकान बेचने का ऑफर कर रहा हूं, वहां रीजनेबल टाइम 1 वीक भी हो सकता है. इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द सिचुएशन. गॉट द पॉइंट? तो पढ़ लेते हैं फिर इसमें से. एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट इफ एनी, and if no time limit has been stipulated, then acceptance must be given within a reasonable time and before the offer lapses. What is reasonable time is now here defined, is nowhere defined in the law, and thus would depend on facts and circumstances of the particular case. ठीक है ना? तो टाइम लिमिट जो है वो या तो स्टिपुलेटेड है, और स्टिपुलेटेड नहीं है तो फिर वो रीजनेबल है. फाइन. नंबर 6, mere silence. मार्कर चेंज कर लेते हैं. ठीक है, कंसेप्ट समझिए. अभी हम कह रहे थे भाई, जब हम एक्सेप्टेंस को डिफाइन कर रहे थे, सिग्निफाइज हिज एसेंट. सिग्निफाई मतलब शो करना, जताना, बताना, है ना, कम्युनिकेट करना. एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन जरूरी है, सिग्निफाई करना जरूरी है. आपकी साइलेंस को मैं एक्सेप्टेंस नहीं मान सकता. मैंने कोई ऑफर किया, आपने कोई जवाब नहीं दिया, बच्चों, इसे एक्सेप्टेंस नहीं कहा जा सकता. आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसे शो तो करें, ये बात ध्यान रखें. एक्सेप्टेंस बाय वर्ड्स दी जा सकती है, बाय रिटर्न और ओरल, बाय योर कंडक्ट, बाय योर एक्टिविटीज, लेकिन mere silence cannot be treated as acceptance. The acceptance of an offer cannot be implied from the silence of the offeree or his failure to answer unless the offeree has in any previous conduct indicated that his silence is evidence of acceptance. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया. पहले उन्होंने कहा कि भाई mere silence acceptance नहीं है. ठीक है ना? या आप आंसर नहीं देते हैं तो इसका मतलब भी नहीं है कि आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, जब तक कि प्रीवियस एक्टिविटीज और कंडक्ट उसे एक्सेप्टेंस ना माने. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कई सालों से गुड्स सप्लाई करता आया हूं. हर साल मैं आपको माल बेचता हूं. पिछले 10 सालों से मैं आपको माल बेच रहा हूं. और होता क्या, हर साल 5% प्राइस बढ़ा के मैं आपको बेचता हूं. पहले अगर, या 5 रुपए मान लीजिए आप, तो मैंने अगर आपको पहले
100 रुपए में कोई माल बेचा था तो उसके बाद 105, फिर 110, फिर 115, फिर 120। बाय डिफॉल्ट हमारे बीच की जो सीरीज ऑफ डीलिंग है वो ये दर्शाती है कि मैं हर साल 5-5 रुपए बढ़ा के आपको गुड सेल कर रहा हूं। तो इस साल अगर मैं आपको 155, 155 में कोई गुड सेल करने का ऑफर करता हूं एंड यू डोंट एक्सेप्ट दैट ऑफर, आप साइलेंट है, आपने उस पर कोई कम्युनिकेशन ऑब्जेक्शन नहीं दिया है, मैंने आपको माल बेच दिया है, तो इसका मतलब यू आर बाउंड टू पे रुपीज 155। भले ही आप साइलेंट हैं, लेकिन हमारा जो प्रीवियस कोर्स ऑफ डीलिंग्स है वो ये शो करता है कि हर साल 5-5 रुपए की प्राइस बढ़ाई जाती है। तो कहने का मतलब सिर्फ साइलेंस को एक्सेप्टेंस तब तक नहीं माना जा सकता जब तक कि हमारी जो कंडक्ट है या जो हमारी जो कोर्स ऑफ डीलिंग्स है वो इसे क्लियरली शो नहीं करते होंगे। ठीक है, फाइन। Mere silence is not acceptance। केस दिया है इसमें फेल्टहाउस वर्सेस बेंडले। देखिए क्या है, 1862 का केस है। फेल्टहाउस, मिस्टर एफ जो अंकल हैं, ऑफर्ड टू बाय हिज नेफ्यूज हॉर्स फॉर ₹30 पाउंड। यहां पे क्या दोनों फेल्टहाउस हैं, जो अंकल हैं और सरनेम है वो भी फेल्टहाउस है और उनका जो नेफ्यू है वो भी फेल्टहाउस है। तो अंकल ने अपने नेफ्यू को हॉर्स बेचने के लिए ऑफर किया 30 पाउंड और ये भी कहा इफ आई हियर नो मोर अबाउट इट इट शैल कंसिडर द हॉर्स इज माइन। अगर आप इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे तो मैं मान लूंगा कि आपने मुझे बेच दिया। यू नो फ्रेंड्स, हम ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं, ऑफर में ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। मेयर साइलेंस कैनॉट बी ट्रीटेड एज ऑफर। मेरी चुप्पी को आप ऑफर नहीं मान सकते। पर ठीक है, उन्होंने ऑफर किया कि भाई 30 रुपए में दे दे और अगर तूने जवाब नहीं दिया तो मैं मान लूंगा कि तूने मुझे बेच दिया। द नेफ्यू डिड नॉट रिप्लाई। नेफ्यू ने कोई जवाब नहीं दिया। अब सुनना, उसने कोई जवाब नहीं दिया। हुआ क्या, उस नेफ्यू ने अपने ऑक्शनियर मिस्टर बी, जिसके थ्रू वो अपने घोड़ों की ऑक्शन करता था, उस ऑक्शनियर को बोला कि भाई ये वाला जो हॉर्स है आप अलग रख ले, मुझे अपने अंकल को देना है, तो ये घोड़ा आप अंकल के लिए सेपरेट रख लें। उन्होंने अंकल को अपनी कम्युनिकेशन नहीं दी, वो चुप रहे, लेकिन अपने ऑक्शनियर को बोला कि ये घोड़ा वो अलग रख ले, उन्हें अंकल को देना है। फाइन, लेकिन बाय मिस्टेक क्या हुआ, उस ऑक्शनियर ने उस घोड़े को भी बाकी घोड़ों के साथ ऑक्शन में सेल कर दिया। समझ गए आप? अभी क्या हुआ कि वो जो अंकल थे मिस्टर फेल्टहाउस, उन्होंने ऑक्शनियर के ऊपर केस किया। तो वो दूसरा नाम जो बिंडले है वो यहाँ पे ऑक्शनियर है। उन्होंने ऑक्शनियर के ऊपर केस किया कि भाई मुझे वो घोड़ा दो, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है मेरे नेफ्यू के साथ हो गया था। कोर्ट में डिसाइड हुआ देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन फेल्टहाउस एंड फेल्टहाउस, दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। क्यों नहीं हुआ बच्चों? इवन इफ द नेफ्यू सेड अबाउट कीपिंग द हॉर्स सेपरेट फ्रॉम द ऑक्शन, बट द एक्सेप्टेंस वाज नॉट कम्युनिकेटेड टू मिस्टर फेल्टहाउस। अंकल को एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं की गई थी एंड मियर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस जब तक कि उसे किसी तरह से ऑफरर को कम्युनिकेट ना किया जाए। तो देयर वाज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन फेल्टहाउस एंड फेल्टहाउस। गॉट द पॉइंट? आप पढ़ लीजिएगा इसे। फिर एक और एग्जांपल इसमें दिया है, आप कोई मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपने 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया और वो 1 साल का सब्सक्रिप्शन पूरा हो गया, उसके बाद भी मैगजीन आ रही है एंड यू डू नॉट प्रोटेस्ट, आप उसको मना नहीं करते हैं, आप वो रिसीव करते हैं और उसे पढ़ भी रहे हैं आप, तो आपकी जो प्रीवियस कोर्स ऑफ डीलिंग है, क्योंकि पिछले 1 साल से आप मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी एविडेंस टू द कॉन्ट्रेरी, ये मान लेंगे कि यू आर कंटिन्यूइंग टू एंजॉय दैट ऑफर और फिर आप उसका पेमेंट करने के लिए लायबल हैं। यहां पर आपकी साइलेंस को एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा क्योंकि आपने उसे प्रोटेस्ट मना नहीं किया। गॉट इट? पढ़िएगा इसे। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। इसको कैसे लिखूं मैं? देखिए यहां ऐसे लिखता हूं, एक्सेप्टेंस थोड़ा इधर ले लेता हूं। भाई ये बात तो हम सबके साथ ही पढ़ते हैं कि वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इंप्लाइड भी हो सकती है। बच्चों आप जानते हैं, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, एक्सप्रेस का मतलब बाय वर्ड्स, रिटन और स्पोकन, और इंप्लाइड का मतलब बाय योर कंडक्ट। तो बस वही लिखा है कि एक्सेप्टेंस आपके कंडक्ट से हो सकती है, इंप्लाइड हो सकती है। ठीक है, मैंने किसी लेबर को कहा
कि आप मेरे लिए यहाँ पे एक खड्डा खोद दीजिए, मैं आपको 200 रुपए दूंगा। He did not accept, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अपना औजार लेके और वो खड्डा खोदना चालू कर दिया। It means he has accepted my offer, but not expressed, implied by his conduct. आपने मुझे बोला कि सर हम आपको 5,000 रुपए देंगे, आप हमको पढ़ाओ, लॉ पढ़ाओ। I did not accept, लेकिन मैंने आपको उठा के पढ़ाना शुरू कर दिया। तो मैंने एक्सेप्टेंस अपनी वर्ड्स में नहीं दी है, वो इम्प्लाइड है, बाय कंडक्ट है, उसे भी एक्सेप्टेंस माना जाएगा। पढ़ लेंगे। सेक्शन 8 lays down that performance of condition of a proposal or acceptance of any consideration for a reciprocal promise which may be offered with the proposal constitutes an acceptance of the proposal. This section provides the acceptance of the proposal by conduct as against other modes of acceptance like verbal or written communication. समझ गए क्या? ठीक है, लिखूं क्या? देखो समझो, implied by conduct, वो एक ही बात है। by performance, by accepting consider, ये दोनों तो सेम ही पॉइंट है। बाय एक्सेप्टिंग कंसिडरेशन, मैंने आपको ऑफर किया कि भाई क्या आप अपना पेन मुझे 100 रुपीज में देंगे, ये लीजिए 100 रुपए। आई एम ऑफरिंग यू ₹100, यू डिड नॉट एक्सेप्ट, आपने कुछ बोला नहीं, लेकिन वो 100 रुपए ले लिए। आपने 100 रुपए ले लिए, इसका मतलब भाई आपने क्या किया? यू एक्सेप्टेड द कंसिडरेशन। तो बाय एक्सेप्टिंग द कंसिडरेशन यू हैव एक्सेप्टेड माय ऑफर। तो हम बस यही कहना चाह रहे हैं कि वो एक्सप्रेस हो सकता है बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन, वो इंप्लाइड हो सकता है बाय योर कंडक्ट, बाय योर परफॉर्मेंस और बाय एक्सेप्टिंग द कंसिडरेशन। ठीक है बच्चों, आज इतना ही रखते हैं। हमने सेक्शन 2 सबसेक्शन बी एक्सेप्टेंस के डेफिनेशन को पढ़ा और उसके ये जो वैलिड रूल्स हैं, एसेंशियल्स हैं, ये 7 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। एक बार इनको मॉड्यूल में से अच्छे से पढ़िए। अगला जो टॉपिक है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा टिपिकल है, तो वो हम आराम से अगले लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और फिर आगे चलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।